अंदाज भी सामने आया, लेकिन अखिलेश पर हमला, शायरी तो एक बहाना है। इस शायरी के बीच कई प्रवक्ताओं ने शायरी भी कही, किसी ने कलमा की बात की, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच में ब्रजेश जी, सबसे पहले ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। जब हम आज के दौर की, इन हालातों की, इन परिस्थितियों की, इस परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति की बात करते हैं, आपने तो, मेरा पहले भी सवाल आपसे था कि वो दौर भी देखा होगा जिस तरीके से सुचिता की जब बात की जाती थी मुद्दे उठते थे, लेकिन अब रिस्पेक्ट की जगह डिरिस्पेक्ट कुछ ज्यादा प्रभावशाली हो गया। बहुत अहम सवाल का जवाब जरा मैं चाहूंगा, इसका जवाब आप दें मुझे सर। आलोक जी, मैं पिछले 35 सालों से सदन को कवर कर रहा हूं। बिल्कुल सर। और मैंने वो दौर भी देखा है कि जब नेता सदन खड़े होते थे तो सारे लोग बैठ जाते थे, या जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते थे तब अन्य जो सदस्य थे वो बैठ जाते थे और उनकी बात सुनते थे बड़ी शालीनता से। और एक वो दौर था जब किसी का नाम नहीं लेते थे, माननीय सदस्य वाराणसी, माननीय सदस्य आजमगढ़, माननीय सदस्य कन्नौज, माननीय सदस्य मेरठ, इस तरह बोलते थे। हुआ क्या है कि अब जो है एक नई विधा निकाली गई सदनों में, जहां पर आक्रामकता को हथियार बनाया गया। और ये हथियार बेवजह कहां आक्रामकता, ये विपरीत असर डालती है लोगों के अंदर। यदि आप मुद्दे उठाएंगे तो मुद्दे जाएंगे, ज्यादा आक्रामक होंगे तो फिर आपकी आक्रामकता तो जाएगी लेकिन मुद्दे भी नहीं जाएंगे आप जनता के बीच। है क्या, इसी छलावे में ये लोग रह गए सब लोग। बहुत परिवर्तन हो गया है। अब इस बार मैंने देखा है, थोड़ा परिवर्तन ये देखा है कि एक उत्साह रहा सदस्यों में, नोकझोंक हुई, नहीं होना चाहिए था। सदन के अंदर हार जीत के पैमाने नहीं तय किए जाने चाहिए थे कि साहब आप कैसे जीते, आप कैसे जीते, मैं जान, ये सदन का हिस्सा नहीं है। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव आयोग निर्णय कर चुका है, अब कैसे जीते ये बाहर का विषय है। लेकिन उसके बावजूद जो जिस ढंग से मुझे जो नए सदस्य आए हैं, जो नए विधायक हैं, जिस ढंग से मुद्दे रख रहे हैं, जिस ढंग से जवाब आ रहे हैं, उससे मुझे थोड़ा लगता है। बिल्कुल, और बड़ी बात है कि उन जो नए विधायक चुने गए हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग मिल जाएगी, उनमें क्या संदेशा जाएगा। मनीष जी, जिस तरीके से उच्चता की बात की जा रही है, भाषा की बात की है, अभी ब्रजेश जी ने भी किस तरीके से उन्होंने 35 साल से ज्यादा कवर की है विधानसभा की कार्रवाई, लेकिन अब जो नई भाषा की जो नई परिपाटी चल रही है, क्या इसमें बदलाव की बात की जा सकती है? क्योंकि विपक्ष जो है आक्रामक मोड में है, लेकिन यह आक्रामकता अगर दिखाई जाती है तो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। देखिए आलोक जी, ब्रजेश सर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लोग बहुत आदर करते हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने जब भी देखा होगा, उनकी सहृदयता को जब भी देखा होगा आपने, कभी कार्यकर्ता से मिलते हैं या कभी किसी वरिष्ठ नेता से मिलते हैं या कभी राजनीतिक मंचों पे होते हैं, तो वो जिस तरह से गांव के लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। आप देखिए ना, 6 बरस होने को जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और लखनऊ का जो मेट्रो सिटी की उपाधि मिली थी लखनऊ को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने मेट्रो सिटी की उपाधि दिलाया था। एक बार मुंशी पुलिया से एक स्टेशन आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। आप जेपी एनआईसी को देखिए ना, वो इतना सुंदर ऑडिटोरियम था जिसको देखने के बाद मतलब लगता था, मतलब, लेकिन आज वो अपने आप पर तरस खा रहा है। क्या उस कार्यों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था? बीजेपी वालों से आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मनीष जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने कहा हमारे नेता जो है वो गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, हम भी यही कह रहे हैं, वो गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, वो किसानों की भी बात करते हैं। मैंने एक लाइन और आगे जोड़ दी, लेकिन सवाल ये कि कभी कभी अचानक क्या होता है, क्यों इतनी भाषा जो होती है वो डिरेल हो जाती है? अभी आलोक जी, आपने न्यूटन की उपाधि दिया, हाँ। न्यूटन का जिक्र करके आपने कहा कि अगर कोई भी बात कोई कहेगा तो उसका प्रतिकार होगा। देखिए, हम समाजवादी आंदोलन के लोगों का एक सिद्धांत रहा है हमेशा से कि हम लोग जनता के बीच में रहकर के जनता की बात करते हैं। हमारे पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर आंदोलन के दौरान इस बीच जनता के मुद्दे तो कहीं गुम हो गए ना। आलोक जी, जनता के मुद्दे हम लोग कहां गुम करते हैं? जनता की ही तो बात करते हैं हम लोग। बेरोजगारी देखिए ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, अगर हम 22 में सरकार बनाते हैं, ये कौन सा जनता का मुद्दा हो गया कि तुम्हें मुख्यमंत्री किसने बना दिया? अरे सुनिए तो आलोक जी, समय तो दीजिए। आलोक जी सुनिए तो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जितने भी सरकारी विभागों में पद खाली है, अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम 12 लाख नौजवानों को सरकारी विभागों में उनको नौकरी देंगे। ये जनता का ही तो मुद्दा था।
उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में हम 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे। और उन्होंने आलोक जी श्री अखिलेश यादव जी ने कितनी सहृदयता से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वो हर मुकाम देंगे जिसके लिए वो हकदार हैं। जी चलिए, वो अगर सहृदयता है तो फिर गुस्से वाला रूप, उग्र रूप क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, शायद उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हार की वजह से मौका आप लोग दे रहे हैं, बौखलाहट है, इसको कहा जाता है कि सत्ता चली जाती है। यकीन था कि जनता को फिर से एक बार बहका लेंगे। 2012 में हुआ यह था कि जनता ने विश्वास किया था, मुलायम सिंह यादव का चेहरा देखा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको मैं क्यों अंगीकारवादी कहता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता का भी सम्मान नहीं किया, अपने चाचा का भी। और कल भी जब इन्होंने कहा कि चाचा थे, शमसी जी चाचा थे, टिप्पणी करेंगे, नहीं शमसी जी आप जनता की हमारे मुख्यमंत्री और हम जो उनके शब्दों को बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। 22 में आदित्यनाथ पार्टी के प्रचारक भी नहीं थे, पार्टी के प्रचारक भी नहीं थे, उनकी सभाएं भी नहीं हुई थी। और 22 में मुख्यमंत्री के बात हमारी सुन लीजिए, बात हमारी सुन लीजिए। 17 में कैसे बना दिया मुख्यमंत्री आपने? जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चाचा थे, तो कम से कम एक रिश्ता तो उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप रिश्ते की बात करते आपको कहना चाहिए था कि चाचा हमारे हैं और हमारे चाचा हमेशा रहेंगे। चाचा ने भी यही कहा, चाचा ने भी आरोप लगाया कि आज अगर भतीजा हमारे कहने पे चल रहा होता, हमारा 35 साल का अनुभव लेके चल रहा होता, तो आज विपक्ष में वो बैठते और सत्ता पक्ष में हम बैठते। ये बात एकदम साफ इंडिकेट कर रही है कि परिवार की बात करने वाले परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, जनता की बात करने वाले जनता के बीच में नहीं जा रहे, नेता की बात करने वाले आजम खान जैसे नेता के पास नहीं जा रहे हैं, शफीकुर रहमान बयान टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। शमसी जी एक सवाल, एक आपके सवाल उठ रहा है कि आप लोग जनता के मुद्दों को अगर विपक्ष उठा रहा है तो उसका माकूल जवाब नहीं मिल रहा है, सीधी सी बात है। जनता के मुद्दे को क्या इन्होंने उठाया? जनता के मुद्दे को तो चुनाव में भी इन्होंने उठाया था, चुनाव में यही कहा था, चीलम बाबा कह दिया था, बुलडोजर बाबा कह दिया था। आप ही ने भी कहा वो चुनाव, देखिए जी ने भी कहा कि वो चुनाव के पहले की बात होगी सर, फिर ये चुनाव के पहले ये मुद्दे उठे थे। यहाँ पर मुझे लगता है कि अब जनता के मुद्दों को हम लोग उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जनता के मुद्दों को उठाए, उस पर चर्चा होगी, किसने क्या कहा ये मेरा मुद्दा नहीं है। जी बात ये नहीं चाहिए संदीप जी, हम लोग जनता के हितों को क्यों भूले जा रहे हैं सदैव? जी जनहित की योजनाओं को लेकर कितनी बात होती है। जी दोनों लोगों से दोनों लोगों से संदीप जी के पास आ रहा हूँ जी, कि थोड़ा शांति से सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम रिश्तों की बात कर रहे थे और रिश्तेदारी की बात कर रहे थे। हमारे नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो चाचा का सम्मान नहीं करे। देखिए रिश्तों का बड़ा ख्याल है योगी जी को, क्यों है भाई? इसलिए है कि रिश्तों के वजह से ही जो कुछ है आज वो है। उनके मामा अगर नहीं होते तो गोरखपुर मठ के मठाधीश नहीं होते। वो एमएससी करने के बाद, अरे सुनिएगा, मैं सुनिए, आलोक जी की आप बात क्यों कर रहे हैं? अरे चाचा की बात क्यों हो रही है? चाचा की बात क्यों कर रहे हैं हमारे नेता सदन? नेता सदन अगर चाचा की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस मामा की बात कर दे तो इसमें दिक्कत क्या है? बात ये है आलोक जी, फिर आप पूरी बात आ जाए। सुनिए, आप चाचा की बात कर रहे हैं, आप मामा की बात कर रहे हैं, और यही अगर सत्ता पक्ष या कोई अन्य कोई अगर राहुल गांधी को बात करता है कि वो नानी के यहाँ चले गए, तब आपको बड़ा मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, हमें नहीं बुरा लगता, नानी होना नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुद्दे की बात किया। आप शमसी जी से पूछिए कि मेट्रो लखनऊ का मुंशी पुलिया से एक कदम आगे क्यों उसमें जवाब नहीं देगा। मेट्रो का काम शुरू हो रहा है, आगरा में बढ़ रहा है, आप उसको तो देखिए। हमारा सारा डीपीआर हमारा बनाया हुआ है, हमारी सरकार का बनाया हुआ है। यही बात है, यही बात फिर वही हो गई कि क्या सैफई को बेच के आए, तो आप कहेंगे फिर हमारा शमसी जी सरकार जिसकी रहेगी, हम अपने सरकार की बात कर रहे हैं, उसका नाम होता है सरकार की बात हमारा था, तो हम कहेंगे कि बसपा के शासन में वो पास हुआ था नक्शा। और आपको दिखला दूं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके भी कुछ सवाल थे, उसका जवाब तो आप दीजिए। ठीक है, मैं अब जरा ब्रजेश सर के पास आता हूं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से मैं बात तो शायराना अंदाज की कर रहा था, लेकिन होते होते कितनी उत्तेजना आ जाती है, उत्तेजक डिबेट हो जाती है और बयानबाजी भी होती है। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष की अगर मैं खास बात करूं
तो उसने भी अब ये मन बना लिया, ये खामोशी मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगा, दुनिया में रहना है तो कोहराम मचा दो, और इसी लाइन पे चल निकला है। देखिए आलोक जी, इसको समझना होगा कि अब उतनी देर से मैं चाचा की बात सुन रहा हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता ने मामा की बात उनकी उठाई है। चाचा के बात का महत्व इसलिए है कि यदि यही शिवपाल जी यदि बोलते, अपनी धारा में बोलते, अपनी पार्टी को उसमें बोलते, तो शायद वो 2-4 लाइन जरूर छपता, लेकिन जब वो बोले कि योगी की तारीफ की, तो वो डबल कॉलम खबर पूरे लखनऊ में मैंने देखा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो छपा काफी कुछ। तो इसका एक अलग वो है, यही राजनीति के यही रास्ते हैं। अब चाचा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उस सेना में खड़े होकर के वो योगी के साथ खड़े हैं, और ये सरकार को सूट करता है, वो योगी जी को भी सूट करता है। ये समाजवादी पार्टी को परेशान भी करता है कि बताइए कि वो उस सेना की तारीफ कर रहे हैं जहां उनको देखना नहीं चाहती समाजवादी पार्टी। तो जो चाचा का मुद्दा है बिल्कुल अलग है, और ये मैं कहूंगा कि बड़ी हंस करके वो नेता विपक्ष ने इसको किनारे लगाने का प्रयास किया, लेकिन यदि इस तरह की आवाजें वहां से आएंगी तो ये बड़ी खबरें बनती हैं, इसका एक मैसेज जाता है। क्या है, बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब इनका कितना जनाधार है शिवपाल जी का। मैं कहता हूं जनाधार की बात नहीं है, राजनीति कभी कभी संदेशों और संकेतों से भी होती है। क्योंकि जनाधार हर आदमी, कोई कपिल सिब्बल का कितना जनाधार है बताइए आप, कितना जनाधार है कोई कह सकता है, लेकिन राजनीति संकेतों संदेशों चलती है। इसीलिए चाचा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए और उनके मामा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहीं केंद्र में नहीं है। जी चलिए, चाचा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां मई जून में आते हैं, नाना नानी और मामा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल भी जाते हैं, और जो मुद्दा कांग्रेस ने फिलहाल पूरी तरीके से उठाया, लेकिन हमने मामा नाना चाचा पे चर्चा हो गई, लेकिन अब फिर वही बात घूम फिर के मैं जरा जनता के मुद्दों को लेकर के बात कर रहा हूं। चलिए मनीष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से चाहूंगा, आज छठा दिन है, आज विपक्ष के क्या कुछ तेवर रहेंगे, और हमारी ये 10 का दम का कुछ आज असर दिख सकता है क्या? देखिए आलोक जी, भारत समाचार हमेशा से जनता के हितों की रखवाली के लिए बात करता है। सदन में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, और जिस तरह से समय बहुत कम है, जल्दी से जी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, और जिस तरह से उलझाने का काम किया, मुद्दों से पूरी तरह से विरक्त रहते हुए काम किया। आज समाजवादी पार्टी लगातार पहले दिन से लेकर के आज छठे दिन तक आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानित विधायकगण जिस तरह से जनता के हितों की बात कर रहे हैं, और हमारा तो ये स्वभाव है कि हम सड़क से लेकर के सदन तक जनता के हितों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी बात रखते हैं। जी मनीष जी, लेकिन सवाल ठीक है, सवाल भी आप उठाइए, जवाब भी मिलेगा आपको, लेकिन आपको नहीं लगता कि हाँ, इस पर अभी टिप्पणी नहीं मुझे मिली कि भाषा की मर्यादा का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप इसका जवाब ये मत कहिएगा कि वो जैसा करेंगे उनको जवाब वैसा मिलेगा। आलोक जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है। किस तरह का प्रशिक्षण होता है? आप उत्तेजित करेंगे, अमर्यादित बात करेंगे, और किसी के परिवार पर व्यक्तिगत आप टिप्पणी करेंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे कि हमको बहुत ही प्रेम पूर्वक कोई हमसे बहुत प्यार से कहे कि और कैसो जी कैसे हैं। ये नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। सवाल का जवाब दीजिए। हम लोग समाजवादी आंदोलन को सदैव मजबूत करने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक, योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, मैं स्पष्ट तौर पे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की तो उसका प्रतिकार उनको झेलना पड़ेगा। जी चलिए ठीक है, ये एक नसीहत भी है और उदाहरण भी है। मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं जब लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर के सवाल को लेकर, भाई सवाल तो उठते ही हैं और उन्हीं के आधार पर पार्टी जवाब भी देती है। सैफई को लेकर के कोई भी सवाल उठता है तो आखिर क्यों इतनी मिर्ची लग जाती है? आजम खान को लेकर के अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो क्यों इतनी मिर्ची लग जाती है? देखिए हम लोग सवाल किस तरह से आप पूछ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है। आप सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन सवाल में आप व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के तंज कसने का काम करेंगे, हमको बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके हमसे कोई सवाल पूछेंगे और उससे सहृदयता की उम्मीद करेंगे, तो हम लोगों से नहीं हो सकता है। तो अब भाई
आपकी भी जिम्मेदारी है शमशी जी, अब विपक्ष को साथ लेकर के चलना है, सदन भी चलाना है। एक तो इतना छोटा सदन, वैसे भी ये कार्रवाई हो रही है, और जनता के हितों को भी साधना है। फिर भाई नहीं, हमने हमेशा प्रेम की भाषा का इस्तेमाल किया है, हमेशा प्रेम की वर्षा की है। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने हमारे किस तरीके से प्रेम पूर्वक शायराना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इससे ज्यादा कोई जो है तो सहृदय नहीं हो सकता। ये एक संत होने का उन्होंने एक परिचय दिया और मुख्यमंत्री होने का परिचय दिया, जो बड़ा नेता है। उनके स्वभाव में सामंती व्यक्तित्व है। आप जो है उसी धर्म से आते हैं, आप जो चाहे सो कह दे। हम धर्म की बात नहीं, मैं मुसलमान हूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आपकी पार्टी का भी कोई, आपका भी पार्टी का कोई संत होता एकांतवास का जीवन जीता है, भी सम्मान करता, हमेशा एकांतवास का जीवन जीता है। आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप उंगली उठा सकते हैं संतों पर, मैं उंगली नहीं उठा सकता। संत हमेशा एकांतवास का जीवन जीता है। आलोक जी, आप देख लीजिए भौतिक जीवन नहीं जीता है। और आलोक जी एक सबसे अच्छी बात बताएं, सबसे अच्छी बात बताएं, ये बहुत भौतिक सुखों का ऐसा उपयोग करते हैं आदित्य जी। आज विपक्ष पहले आदमी उसको संत नहीं मान रहा है, ये बड़ी अजीब विडंबना है। और इनकी पार्टी में अगर कोई रहता तो साधु महात्मा होता। नहीं, आप ही का विधायक सदन छोड़ के चला जाता है रामपुर वापस, क्या आपको इसकी परवाह है? नहीं है, नहीं है। सुन लीजिए बात, अब आप इसी तरीके से हैं कि ये अहंकार में अगर डूबना इसको नहीं कहा जाता तो क्या कहा जाता? आज कांग्रेस पार्टी का चलिए, जिस तरीके से अभी संत को लेकर के सवाल उठाया, यहां पर मैं एक सवाल का जवाब जरा मैं ब्रजेश जी से चाहूंगा। संत को लेकर के एक सवाल उठाया, ये विपक्ष को भी समझना चाहिए। आज की डिबेट में सुन ले समूचा विपक्ष, जो संत पर सवाल उठाता है उसके लिए जवाब है। रुक जाइए, मैं कोई भी नहीं बोलेगा, मैं इस सवाल का जवाब ब्रजेश जी से लूंगा। जब समाज में जब कुरीतियां किस तरीके से पनपने लगती है, तब एक संत को ही आना पड़ता है आगे। विपक्ष को भी इस चीज को समझना होगा। मुख्यमंत्री बन के नहीं आना पड़ता है, समझना होगा। सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन कुरीतियां जो पनप रही है उन पर कैसे लगाम लगेगी? ये समाजवादी में ब्रजेश जी मैंने कहा था कि समाजवादी ठीक है, अखिलेशवादी ये समाज बर्बादी पार्टी है, ये समाजवादी नहीं अखिलेशवादी पार्टी विचारधारा है। मैं किसी परिवारवाद की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। सर संत पर सवाल उठे, इसीलिए मैंने किया। जी ब्रजेश जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। आलोक जी शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं गोरखनाथ पीठ की परंपरा को नहीं समझते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा है। मैं वहीं का रहने वाला हूं सर, मैं वहीं का रहने वाला हूं। अब परंपरा को मुझे पता है। संत एकांत में रहता है, संत एकांत में रहता है, सन्यासी जीवन जीता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके झूठ नहीं बोलता है, जनता के हितों का ख्याल रखने की बात करके और जनता का अनादर नहीं करता है। मनीष जी को माफी मांगना चाहिए। क्यों माफी मांगे? क्यों माफी मांगे? बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। वो विपक्ष करे, जनता के हित का मुद्दा उठाना वो गिरदारता ही करेगा। संत को क्या कहना, झूठ नहीं बोलता है। पर मैं संतों की परिभाषा उसकी गुणता जानने नहीं आया। हम चाचा कह देते तो उनको बुरा लगता है। झूठ नहीं बोलता है। और आप पत्रकार को शेयर कर लीजिए। जी आप ब्रजेश जी को सुनिए, जल्दी से सुनिए। जी ब्रजेश जी, ये महंत योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ भी राजनीति में थे, सांसद थे, उनके गुरु भी राजनीति में थे, सांसद थे। वास्तव में राजनीति में आकर के समाज सेवा का ये धारणा, ये जो गोरखनाथ पीठ की, ये शुरू से रही है, आज की नहीं है ये कोई। चलिए विपक्ष में बात कुछ जवाब मिल जाएगा, समय बचाना में जल्दी से आप बहुत और आप सवाल उठाइए उनकी वरिष्ठता पे। जी आलोक जी, बहुत आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवरावा बाबा भी तो संत थे, देवरावा बाबा तो संत थे, उनसे बड़ा तो कोई संत नहीं था। ये भारत जो है एक परंपराओं से नहीं चलता है। किस परंपरा से चलता है? परंपराओं का देश है ये। उसके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके झूठ बोलेंगे आप? मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ के झूठ बोलेंगे, असत्य बोलेंगे या गुंडाई की कोशिश कर रहा है? चलिए जी, आपने कौन सा माइंड ऐसा सेट कर रखा है? देखिए संदीप जी, देखिए आलोक जी, संत जो है ये सब उचित नहीं है इस तरह कहना। बिल्कुल, मैंने इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। जी आप
जनता के डिबेट को डिरेल मत करिए। मैं एक चाहूंगा जी, कहां से शुरू करा तो कहां पे डिबेट आ गए? संदीप जी अपनी बात रखिए जी, जल्दी से जी, समय बहुत कम है जी, सुनिए आशा एक एक करके। देखिए इसी देश में आसाराम बापू जैसे संत भी रहे हैं जो आज जेल में हैं, और उनके यहाँ भाजपा के सारे लोग जाकर दरबारी करते थे। सारे वीडियोज उपलब्ध हैं, आप मीडिया में पूरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। तो अगर आसाराम बापू जैसे लोगों को आप अपना जो है आदर्श मानकर चलते हैं तो मुबारक हो। देखिए इसी परंपरा में इसी सनातन संस्कृति में आसाराम बापू के अनुयायी बड़ी जानकारी आपको मोदी जी रहे, आश्रम में जाकर मोदी जी रहे, एक भी सत्संग नहीं छोड़ते थे वो, एक भी सत्संग मोदी जी नहीं छोड़ते थे और कहते थे कि उन्हीं की बदौलत अब ये देखिए और आरोप कि सत्संग में जाना भी गलत हो गया। अरे अच्छी बात है, इस तरीके के आरोप लगाना विपक्ष जाने के बाद ज्यादा हो सकती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई मुसलमान करता, शब्दावली बनाए रखिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए कम से कम। मैं अपनी डिबेट में फिलहाल, और मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, जिस संत को लेकर के आज विपक्ष ने सवाल उठाया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब कुरीतियां समाज में पनपी हैं, तब एक संत ही ने ही आगे बढ़कर के उसका निवेदन करा था। और सुनिए, रुक जाइए, मैं फाइनल बोल रहा हूं। और इस संत को किसने चुना है? इस संत को जनता ने चुना है, समाज ने चुना। विपक्ष ये बात अपने दिमाग पे बैठा ले। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शमसी जी, मनीष जी आपका भी, संदीप त्रिपाठी जी आपका भी, ब्रिजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम का ये शायराना अंदाज, मैं आज कोशिश यही करूंगा कि आज 6वें दिन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले और जनहित के कुछ मुद्दे उठे, तभी ये 10 का दम का मुझे लगता है कुछ इंपैक्ट नजर आएगा। विचार उन सबको करना है। नमस्कार। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले हरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हम में और आप में यही अंतर है, हम पास भी हैं और साथ भी हैं। आप पास होते हुए भी साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता है।